हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 ब्रांड इक्विटी एंड रीसेंट इश्यूज इन ब्रांडिंग। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी किसे कहते हैं। तो CBBE हम किसे कहते हैं, ये रेफ़र किया जाता है एक वैल्यू को जो ब्रांड क्रिएट करती है कंज्यूमर के माइंड में। ठीक है, किसके बेस पे, उनकी अवेयरनेस, परसेप्शंस, एक्सपीरियंसेस, इन सब चीज़ों से जो भी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करती है कंज्यूमर के माइंड में, उसे हम क्या कहते हैं, कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करती है जब जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो प्रोडक्ट के फेवर में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये कैरी करते हैं क्या, एक पर्टिकुलरली ब्रांड का नेम। ठीक है, ये शो करता है कि जो एक ब्रांड है वो अपने खुद के लिए कौन कौन से फीचर्स दिखा रहा है, क्या फंक्शनल फीचर्स हैं एक प्रोडक्ट के। ठीक है, अगर हम कोई भी कंज्यूमर कोई एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसका नाम लेगा ही, या उसके बारे में सोचेगा ही कि हाँ, हमने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है तो इसने हमें कैसा एक्सपीरियंस दिया है। तो वही CBBE होता है। अब इम्पॉर्टेंस क्या होती है इसकी, कि एक तो ना ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, हाई इक्विटी बनती है, कस्टमर्स जो है ऑटोमेटिकली प्रेफर करने लगते हैं इनके ब्रांड्स को। ठीक है, और ये क्या करता है, जो कांस्टेंट कंपैरिजन वगैरह होता है ना, ये सब कम होने लग जाता है। ठीक है, ये इनेबल करता है प्रीमियम प्राइसिंग को। ठीक है, जो कंपनीज़ हैं वो हायर प्राइसेस भी चार्ज कर सकती हैं, क्योंकि उनके जो कस्टमर्स हैं उन्हें क्या मिल रही है, हायर वैल्यू भी मिल रही है। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास कि ये लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी भी बिल्ड करता है, क्योंकि अच्छा ब्रांड होगा तो रिपीट परचेजेस होंगी, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, फोर्थ हमारे पास आता है कि ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है, कि जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स होते हैं ऑब्वियस सी बात है कि वो मार्केट में जितने भी ब्रांड्स होंगे उनसे अलग से हटके ही दिखेगा। तो ये क्या करता है, दूसरे लोगों से, जितने दूसरे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे इन्हें कम फ़र्क पड़ने लगता है, और ये अपने पे ही काम करते हैं ताकि ये दूसरों से अलग दिखे। ठीक है, ये ब्रांड एक्सटेंशंस को भी सपोर्ट करते हैं। अगर इनका ब्रांड अच्छा चल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये अपने ब्रांड के नेम के अंदर ही और नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि जो लोग हैं वो उन्हें एक्सेप्ट करें, उनका काम और बढ़े। ये सारी चीज़ें ब्रांड एक्सटेंशंस हमने पिछले यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं अब ये करने के, एक तो हाई कस्टमर रिटेंशन होगा, ऑब्वियस ही बात है, कस्टमर इधर से उधर क्यों ही जाएंगे अगर आपको एक जगह का प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट भी कम होती है, उन्हें बार बार प्रमोशन नहीं करनी पड़ती अगर एक बार नाम बन जाए तो। मार्केट पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, बेटर रिस्पॉन्स मिलने लगते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज़ से, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है इनकी। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कि एक तो ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी लंबे टाइम तक कंटिन्यूस एफर्ट करने ही होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा टाइम कुछ एफर्ट डाला और आपका काम हो गया, नहीं, हर चीज़ को करने में टाइम तो लगता ही लगता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सेकंड आता है कि हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात, अगर उन्होंने स्टार्टिंग में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी होगी मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग वगैरह में, तभी तो वो आज अपना अच्छा नाम बना पाए हैं, तभी तो वो इतने जाने माने ब्रांड है। ठीक है, नेगेटिव परसेप्शन का भी रिस्क होता है, कि हो सकता है उनका प्रोडक्ट फेल हो जाए, नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाए, जो कस्टमर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, उनका लगाया हुआ सारा पैसा ख़राब हो सकता है, इन चीज़ों का भी डर होता है। ठीक है, और डिफ़िकल्ट होता है ये मेजर करने में, क्योंकि जो ब्रांड इक्विटी है वो इंटेंजिबल होती है। ठीक है, हम अवेयरनेस, लॉयल्टी वगैरह ये सब क्या है, हम इसे मेज़र थोड़ी ना कर सकते हैं, ये सब इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स होते हैं ब्रांड के लिए। ठीक है, डिपेंडेंस होता है किस पे, कंज्यूमर की प्रेफरेंस, जैसी कंज्यूमर की प्रेफरेंस चल रही है उन्हें उसी के अकॉर्डिंग अपना ब्रांड चलाना होता है। ठीक है, अब केलर्स कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी मॉडल क्या कहता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना CBB का, इसे किसने एक्सप्लेन किया है, केविन लेन केलर ने अपने ब्रांड इक्विटी पिरामिड के थ्रू। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आता है ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, ब्रांड आइडेंटिटी में क्या बात करता है, हु आर यू, कौन हो आप। ठीक है, तो इसके अंदर आता है सबसे पहले ब्रांड सैलियंस। ब्रांड सैलियंस क्या होता है, एक ना क्या होती है, डिग्री ऑफ अवेयरनेस और फेमिलियरिटी होती है जो कंज्यूमर्स की ना ब्रांड के साथ होती है। ये फाउंडेशन होता है ब्रांड इक्विटी का, क्योंकि जो कस्टमर्स है पहले उसे पहचानेगा, बाद में ही तो एक अच्छा खासा रिलेशनशिप उसके साथ बनेगा। ठीक है, जब
अब आपके पास एग्जांपल ले लो, कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में सोच रहा है, तो इमीडिएटली उसके माइंड में कोई ना कोई ब्रांड आ रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ रिकग्निशन नहीं होती, ये इंश्योर करता है कि हाँ, अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक का नाम ले रहा है तो उस कस्टमर के माइंड में वही नाम आएगा जो उसे पसंद होगा। तो ये ब्रांड होता है, इससे पता चलता है कि भाई वो ब्रांड क्या चीज़ का। जैसे कोका कोला, आप अगर आपको कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का नाम सोचना हो तो मोस्टली लोगों के सबसे पहले माइंड में कौन सा आएगा, कोका कोला, ठीक है, ऐसे। तो अब सेकंड आता है इसके अंदर, व्हाट आर यू, ब्रांड मीनिंग क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ब्रांड्स को ये क्लियर करना चाहिए कि हम क्या है, कि लोग हमें जिस चीज़ से जाने, एक नाम हमारा होना चाहिए कि वो नाम आए तो हमारा ब्रांड का नाम आ जाए वो। अब सेकंड आता है कि ब्रांड मीनिंग क्या है इसके अंदर। तो ये लेवल ना फोकस करते कि कैसे जो ब्रांड है वो कस्टमर्स के माइंड्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ब्रांड की परफॉर्मेंस देखते हैं कि कितना जो अच्छे से ब्रांड परफॉर्मेंस हुई है प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके, क्या वो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या उसकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी सब बढ़िया है या नहीं है। और स्ट्रॉन्ग ब्रांड को ऑब्वियसली बात है हमेशा अच्छे ही रिजल्ट्स देने होते हैं, ठीक है जी। सेकंड इसके अंदर ही आता है ब्रांड की इमेजरी, ठीक है। ब्रांड की इमेजरी कैसी है, कैसी इमेज बना रखी है उन्होंने लोगों के माइंड में, क्या वो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कर रहे हैं कंज्यूमर्स के साथ या नहीं कर रहे हैं, क्या उनके ब्रांड की स्टोरी टेलिंग अच्छी है, क्या वो उसके अंदर उनका लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, सोशल स्टेटस, वैल्यूज़ ये सब दिखा पा रहे हैं या नहीं। फंक्शनल बेनिफिट्स के अलावा क्या वो कंज्यूमर्स को अपना मान रहे हैं, क्या कंज्यूमर्स उन्हें अपनी आइडेंटिटी की तरह पहचान पा रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो यहाँ पे नाइकी का, ठीक है। फिर आता है ब्रांड का रिस्पॉन्स, व्हाट अबाउट यू। अब इस स्टेज में जो कस्टमर्स है ना वो क्या कर लेते हैं, ओपिनियंस एंड इमोशनल रिएक्शंस बना लेते हैं ब्रांड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ब्रांड जजमेंट आता है। तो ब्रांड जजमेंट में क्या आता है, अलग अलग ओपिनियंस एंड इवैल्यूएशंस को कहा जाता है जो कंज्यूमर्स ब्रांड के लिए बनाते हैं, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है, उनकी क्वालिटी हो गई, क्रेडिबिलिटी हो गई, इन सब की बेसिस पे होता है। कंज्यूमर्स जो है वो ब्रांड को ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते ही हैं और देखते हैं कि क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशन से मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेकंड आता है ब्रांड फीलिंग्स। जो ब्रांड फीलिंग्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कंज्यूमर्स डेवलप करता है एक ब्रांड के लिए। क्या उसको उस ब्रांड में हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट वगैरह फील हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे एप्पल का कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई उसे यूज़ करता है तो उसके अंदर कैसी फीलिंग आती है, एकदम प्राइड की, स्टेटस अच्छा है, सेटिस्फैक्शन मिल रही, ये सब, ठीक है। फिर आता है ब्रांड रेजोनेंस, व्हाट अबाउट रिलेशनशिप। तो ब्रांड रेजोनेंस क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो ब्रांड रेजोनेंस ना रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल ब्रांड इक्विटी का, ठीक है, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग और डीप रिलेशनशिप फॉर्म होता है ब्रांड और उसके कस्टमर्स के बीच में। इस स्टेज पे जो कस्टमर्स है ना तो वो सिर्फ ब्रांड से रिपीटली परचेज करते हैं, बट उनका एक इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है उनके साथ, ठीक है। और फिर वो उनके ब्रांड को दूसरों को भी रिकमेंड करते हैं। इससे क्या होता है, उनकी हाई लॉयल्टी भी शो होती है, ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मेजरिंग एंड इंटरप्रेटिंग ब्रांड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ब्रांड इक्विटी मैनेजमेंट सिस्टम ना एक कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, यूज़ करती हैं मेजर, इंटरप्रेट और मैनेज करने के लिए ब्रांड की वैल्यू को, ठीक है। ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्रांडिंग के एफर्ट्स है वो रैंडमली ना हो, वो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से हो, ताकि लॉन्ग टर्म ब्रांड स्ट्रैटेजी बनी रहे, ठीक है। कि उन्हें क्या कंपनीज़ को अंडरस्टैंड करना था कि कस्टमर्स उनके ब्रांड के बारे में कैसा जानते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं उनके लिए, ठीक है जी। तो मेजर कंपोनेंट्स क्या आ जाते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर कंज्यूमर्स को पता ही नहीं होगा कि भाई क्या ये ब्रांड क्या करता है, क्या चीज़ है, तो कैसे चलेगा। फिर ब्रांड एसोसिएशन, इमेज अच्छी बनानी चाहिए, एटीट्यूड्स, जजमेंट, ये सब अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, ये उसी का ही पार्ट है, आप इसको रीड कर सकते हो, बहुत ईजी है, छोटा सा ही है, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मार्केट मेट्रिक्स भी आ जाता है कि हमें मार्केट शेयर, सेल्स ग्रोथ वगैरह का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं ब्रांड इक्विटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर
कौन कौन से स्ट्रैटेजिक ब्रांडिंग डिसीजंस आते हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रांड पोजीशनिंग मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। कंज्यूमर्स के माइंड में एक अच्छी जगह बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इस पोजीशनिंग से ही पता चलता है कि हमारा ब्रांड वीक रहेगा कि स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये सब। फिर आता है ब्रांड कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट। हमें एक ही तरीके से कम्युनिकेट करना होता है, अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न वगैरह नहीं क्रिएट करनी होती है, ब्रांड स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, कैसे डेटा के बेस पे कंपनी को रीपोजीशन करना होता है, अपनी कम्युनिकेशंस को चेंज करना होता है, ये सब चीज़ें। रिसोर्स एलोकेशन बहुत ज़रूरी होता है, देखना कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, सब कुछ देखना होता है। और लॉन्ग टर्म ब्रांड प्लानिंग भी करनी होती है। ठीक है, ब्रांड इक्विटी ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है, ये रेफर किया जाता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एक ब्रांड परफॉर्मेंस का, ताकि हम ट्रैक करें चेंजेस कंज्यूमर के परसेप्शन और मार्केट परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उसके बेस पे। तो सबसे पहले तो ब्रांड ट्रैकिंग स्टडीज़ होता है। ठीक है, रेगुलर सर्वेज होते हैं अवेयरनेस वगैरह को जानने के लिए कि कस्टमर्स आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, कस्टमर्स को क्या चाहिए, वो सब। ठीक है, ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में ट्रेंड्स और चेंज करते हैं कंज्यूमर के माइंडसेट को। ब्रांड ऑडिट हमें करना चाहिए, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करो कि ब्रांड की करंट पोजीशन क्या है, क्या वो अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या वीकनेस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसके अंदर हैं, ये सब देखना चाहिए। ठीक है, ब्रांड इक्विटी रिपोर्ट बनानी बहुत ज़रूरी होती है, फिर मॉनिटर भी करो उस चीज़ को, और फीडबैक भी बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है। अब हम कैसे मेजर और इंटरप्रेट करते हैं ब्रांड की परफॉर्मेंस को। ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे अच्छा सा। ठीक है, सर्वेस करेंगे, फीडबैक से मार्केट रिसर्च डेटा कलेक्ट कर लेंगे। फिर एनालिसिस करेंगे हम ब्रांड मैट्रिक्स का, हम अवेयरनेस जानेंगे, इमेज, लॉयल्टी कैसी चल रही है ब्रांड की, ये सब जानेंगे। फिर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे इनसाइट्स का कि क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, फिर उसके लिए स्ट्रैटेजिक एक्शन लेंगे, और फिर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी करेंगे। ठीक है जी, यहाँ इसकी इम्पोर्टेंस है, आप पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी पढ़ लो। अब हम चलते हैं न्यू मीडिया इन्वायरमेंट, ब्रांड एम्पलीफायर्स क्या होता है। तो न्यू मीडिया इन्वायरमेंट की बात करें तो न्यू मीडिया इन्वायरमेंट ना रेफ़र किया जाता है एक मॉडर्न डिजिटल इकोसिस्टम को। ठीक है, जहाँ पे जो कम्युनिकेशन है ना वो इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पे होती है, सोशल मीडिया के थ्रू की जाती है। तो इस इन्वायरमेंट में जो कम्युनिकेशन है ना वो टू वे होती है, रियल टाइम होती है और यूज़र ड्राइवन होती है। अब ब्रांड एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, तो ब्रांड एम्पलीफायर्स ना इंडिविजुअल्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं या मैकेनिज़म्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो ब्रांड्स की रीच होती है उनकी विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये हेल्प करते हैं कि जो ब्रांड की कम्युनिकेशन है ना वो फास्टर तरीके से हो, वाइडर हो और बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो। अब नेचर इसका कैसा होता है कि ये इंटरैक्टिविटी पे फोकस करता है, कि मतलब पहले ट्रेडिशनल मीडिया में क्या होता था कि डायरेक्ट कोई भी बात नहीं होती है, बट आज के टाइम में क्या है कि जो ब्रांड एंड कंज्यूमर्स है डायरेक्ट उनके पेज के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं, उनके कमेंट, शेयर, ये सब उन्हें फीडबैक डायरेक्टली दे सकते हैं। ठीक है, फिर यूजीसी आता है हमारे इसमें, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। जो कंज्यूमर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, खुद ही कंटेंट जो है वो क्रिएट करते हैं और ब्रांड्स के साथ शेयर करते हैं उनके रिव्यूज़, ये सब चीज़ें। यूजीसी आपको पता होगा बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। ठीक है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, रियल टाइम कम्युनिकेशन भी इसके अंदर आता है। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है ना बहुत तेज़ी से लोगों तक फैलती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स को जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्लोबल रीच मिलती है और पर्सनलाइजेशन भी यहाँ मिलती है, हम लोगों के प्रेफरेंस बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट बना सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ ब्रांड एम्पलीफायर्स कौन से होते हैं, सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके अंदर आ जाता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। इसके थ्रू जो ब्रांड्स है वो काफ़ी ज़्यादा अपने शेयर्स, लाइक, कमेंट्स दूर दूर तक कर सकती है, अपना कंटेंट वायरल कर सकती है। इन्फ्लुएंसर्स हो जाते हैं कौन, जो ब्रांड्स के लिए वीडियोज़ बनाते हैं और उनके ब्रांड को प्रमोट करते हैं। ठीक है जी, कंज्यूमर्स हो जाते हैं, कस्टमर्स अपने खुद का एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ होती हैं जैसे ग्रुप्स, फॉरम्स वगैरह, ये भी इंटरैक्ट करते हैं, ये हेल्प करते हैं बिल्ड करने में लॉयल्टी, इंगेजमेंट। डिजिटल कंटेंट बहुत हो गया है, मीम्स, वीडियोस, ब्लॉग्स के थ्रू ब्रांड्स की प्रमोशन होती है, ये सब। ठीक है, रोल क्या होता है इसका ब्रांड बिल्डिंग में, कि आप पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है। एडवांटेजेस भी पढ़ लो और चैलेंजेस भी पढ़ लो। हाँ, 5 हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप पढ़ सकते हो, ये सारे रिपीटेड हैं, मैंने आपको पहले यूनिट्स में भी अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रोइंग एंड सस्टेनिंग ब्रांड इक्विटी क्या होता है। ग्रोइंग एंड सस्टेनिंग ब्रांड इक्विटी ना रेफ़र किया जाता है कंटिन्यूस प्रोसेस
ऑफ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू इन माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स, कि हम एक पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे हम कंज्यूमर्स के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू बना रहे हैं अपनी ब्रांड के लिए ओवर द टाइम, अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन और लोगों की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हुए। ठीक है, अब ग्रोइंग ब्रांड इक्विटी में सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारे पास बिल्डिंग फेज। ठीक है, बिल्डिंग फेज में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों के माइंड में। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, मैं आपको सारी यूनिट्स में बताती आई हूँ कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है। ठीक है, अब हमने स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस तो क्रिएट कर ली लोगों के माइंड में। अब हम क्या करेंगे, अपना एक अलग से क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल और यूनिक ब्रांड एसोसिएशंस बनाएंगे। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वैल्यू देंगे जिससे हम मार्केट में एकदम हटके लगे कि लोग हमें चूज़ करें रेदर देन उन्हें। ठीक है, हमें ऐसी यूनिक फीचर्स अपने अंदर लानी होती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं सुपीरियर प्रोडक्ट एंड सर्विस परफॉर्मेंस। ठीक है जी, उसके बाद अब हमने जान लिया, सबसे पहले तो हमने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर ली कि क्या चीज़ है, कैसे कंज्यूमर्स के माइंड्स तक पहुंचना है, फिर कैसे उन्हें एक अच्छी वैल्यू देनी है। ठीक है, यूनिक वैल्यू हमें प्रोडक्ट में क्या डालनी है। उसके बाद हमने डिसाइड तो कर लिया क्या देना है। अब जब हम लोगों को दे रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है हमें। ठीक है, बहुत अच्छे से लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, उनके साथ इमोशनल कनेक्शंस बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है जी, 6 आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन करो, मतलब कि अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने ब्रांड की प्रमोशन करो ताकि जो तुम्हारा ब्रांड है वो बहुत अच्छा ग्रो हो पाए। ठीक है, सेकंड स्टेज इसमें आती है मेंटेनेंस फेज, सस्टेनिंग ब्रांड इक्विटी। अब हम बिल्डिंग फेज़ में तो हमने जान लिया कि हम कैसे अपना ब्रांड बिल्ड करना होता है। अब मेंटेनेंस फेज़ में क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है अपने ब्रांड की। हम जो चीज़ चल कर रहे हैं वही चीज़ हमें करनी होती है एक ही ऑर्डर में, ये नहीं कभी कहीं कुछ दिखा दिया, कभी कहीं कुछ दिखा दिया, एक ही चीज़ को ही हमें प्रमोट करना होता है। ठीक है, कंटिन्यूस ब्रांड री-इन्फोर्समेंट होती है, रेगुलर हमें कस्टमर्स को रिमाइंड करते रहना होता है अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि हाँ हम हैं, ये हम वैल्यू देते हैं, प्लीज़ हमें भी यूज़ करो। ये सब अडेप्ट करो मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग। इनोवेशन एंड अपग्रेडेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रांड एक्सटेंशंस को भी बहुत ध्यान से मेंटेन करना होता है, ये नहीं कि बिना मतलब में हम अपना प्रोडक्ट बढ़ाते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये भी मॉनिटर भी करना होता है ब्रांड की परफॉर्मेंस को। ठीक है जी, स्ट्रैटेजीज आप इसकी रीड कर सकते हैं एंड चैलेंजेस। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी। अब हम करते हैं मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। ठीक है, मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स ना रेफर किया जाता है एक प्रोसेस को जिसमें हम मेंटेन और इन्हांस करते हैं, प्रोटेक्ट करने में एक ब्रांड को जिसकी ऑलरेडी बहुत हाई इक्विटी होती है। ठीक है, तो ये इन्वॉल्व करते हैं इंश्योर करने में कि जो ब्रांड है ना हमेशा रिलेवेंट रहे, कॉम्पिटिटिव रहे, कंसिस्टेंट आइडेंटिटी इमेज उसकी बनी रहे और अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो कस्टमर्स को देता रहे। अब स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो उनकी हाई ब्रांड अवेयरनेस होती है। ठीक है जी, पॉजिटिव ब्रांड एसोसिएशंस भी होता है लोगों के माइंड में। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड है तो ऑब्वियसली बात है कि वो पॉजिटिव होगा तभी तो स्ट्रॉन्ग बना है, वरना वो वीक नहीं हो जाता। उनकी हाई कस्टमर लॉयल्टी भी होती है, वो प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं और उनका स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शंस भी होते हैं। अब क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं मैनेज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स को, कि हमेशा हमें अपने ब्रांड की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रीक्वेंट चेंजेस करते रहोगे तो ब्रांड आइडेंटिटी वीक हो जाएगी और ऐसा हमें नहीं होने देना है। ठीक है, कंटिन्यूस ब्रांड री इन्फोर्समेंट करते रहना है, मतलब कि अपने एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस के थ्रू लोगों को अपने ब्रांड की वैल्यू के बारे में रिमाइंड करवाते रहना है, तभी तो वो याद रखेंगे। अब आपको कोई भी ऐड अगर टीवी पे बार बार दिख रही है तो आपको उस ब्रांड का नाम याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो वही चीज़ है। थर्ड आता है कि हमें सुपीरियर कस्टमर वैल्यू देनी है, हमेशा बढ़िया क्वालिटी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। इनोवेशन एंड अडेप्टेशन हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, ब्रांड एक्सटेंशंस को बहुत केयरफुली मैनेज करना चाहिए, कस्टमर रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। सेम वही पॉइंट्स है जो हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, सब में वही सेम चीज़ें आती हैं। मैं आपको PDF दे दूँगी, आप अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है जी, और फिर मॉनिटर करना उन्हें। अब चैलेंजेस क्या आते हैं वो भी आप रीड कर लो एंड इम्पॉर्टेंस भी रीड कर लो। ठीक है जी,
अब हम चलते हैं कि ब्रांड लेडर क्या होता है। तो ब्रांड लेडर ना रेफर किया जाता है एक फ्रेमवर्क को जो शो करता है कि कैसे जो ब्रांड है वो बेसिक प्रोडक्ट फीचर से हाई लेवल इमोशनल और सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट्स तक जा रहा है। मतलब नीचे से ऊपर जाने का जो प्रोसेस है, लेडर जैसे नीचे से ऊपर चढ़ते हैं वैसे ही कैसे वो बेसिक से हाई की तरफ जा रहा है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है, प्रीमियम बेनिफिट्स की तरफ जा रहा है, वो एक पूरा फ्रेमवर्क शो करने को हम क्या कहते हैं, ब्रांड लेडर कहते हैं। अब क्या इसके लेवल्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। और जो ब्रांड लेवल है ना हमेशा कैसे होती है, बॉटम से टॉप में होती है। जैसे लेडर तो ऊपर से भी नीचे आती है, बट ये कौन सा हायरार्की है, बॉटम से टॉप, नीचे से ऊपर जाने वाला प्रोसेस होता है ये। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है एट्रीब्यूट्स, मतलब प्रोडक्ट के फीचर्स, ठीक है, क्या बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उनके पास क्या कौन सा साइज, कलर, डिज़ाइन, ये सब है, बेसिक फीचर्स आते हैं उनके। ये लोएस्ट लेवल होता है और ईजिएस्ट होता है कॉम्पिटिटर्स के लिए कॉपी करने के लिए। सेम करेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे ब्रांड्स के होते हैं। सेकेंड आता है फंक्शनल बेनिफिट्स, ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है कि प्रोडक्ट हमारा जो है वो कस्टमर के लिए क्या कर रहा है, ये यूटिलिटी एंड परफॉर्मेंस पे फोकस करता है, ठीक है, उसका स्पीड, एफिशिएंसी, कंफर्ट, ये सब चीज़ें देखता है, ठीक है। तो जो इसमें इस स्टेप में क्या होता है, जो कस्टमर्स हैं ना वैल्यू देखने लग जाते हैं, बट स्टिल वो बहुत लॉजिकल रहते हैं क्योंकि ऐसी जो फंक्शनल बेनिफिट्स हैं वो उन्हें दूसरे में भी मिल सकती है। तो इस स्टेप पे भी लोग इतने कन्विंस नहीं होते हैं, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप इसमें आता है इमोशनल बेनिफिट्स देना, ठीक है। इमोशनल बेनिफिट्स में कहते हैं कि कस्टमर कैसा प्रोडक्ट के लिए फील कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो ब्रांडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, जैसे हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, प्राइड, सिक्योरिटी, ये सब इमोशनल बेनिफिट्स में आते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट्स, कि कैसे जो ब्रांड है वो कंज्यूमर्स को हेल्प कर रहा है एक्सप्रेस करने में उनकी पर्सनालिटी, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी आइडेंटिटी। तो कस्टमर्स यूज़ करते हैं ब्रांड्स को कि वो खुद को सोशली डिफाइन कर पाएँ, जैसे एप्पल, ठीक है जी। और टॉप लेवल पे हमारे पास आता है ब्रांड एसेंस। ब्रांड एसेंस क्या होता है, हाईएस्ट लेवल होता है लेडर का। ये एकदम कोर आइडिया या सोल होती है ब्रांड की एक लाइन के अंदर ही, ठीक है जी। जैसे नाइकी एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने नाइकी का लिया है और इसके अंदर ही हम सारे स्टेप्स डाल के देखते हैं। जैसे नाइकी का एग्जाम्पल है तो एट्रीब्यूट्स की बात करें तो उसमें क्या आते हैं, क्या फीचर्स है इसके, शूज़ है, स्पोर्ट्स वेयर, क्वालिटी मटेरियल। फंक्शनल बेनिफिट्स उसमें क्या आ जाते हैं कि वो कंफर्ट देता है, परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी है उसमें, ठीक है। इमोशनल बेनिफिट्स कैसे देते हैं कि कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन है। सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करें तो एथलीट माइंडसेट वालों के लिए है, विनिंग एटीट्यूड है, ऐसा लोगों के साथ बोल के एकदम सेल्फ एक्सप्रेशन वाली फीलिंग डेवलप करते हैं कि हाँ भाई ये हम भी कर सकते हैं। और ब्रांड एसेंस जैसे है इनका जस्ट डू इट, तो ये एकदम इंस्पिरेशनल है कि भाई ठीक है ये ब्रांड, ये एक लाइन में पूरा ही डिफाइन कर दिया अपने ब्रांड को कि भाई ये ब्रांड इसी चीज़ के लिए है और ये हमें बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। मतलब एक ही लाइन से जब किसी को बहुत ज़्यादा पावरफुल फील हो जाए, एक ही लाइन से समझ आ जाए कि हाँ यही आइडिया है, यही ब्रांड की मेन कोर वैल्यू है, कोर सोल है, तो वो होता है ब्रांड एसेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस आप इसकी पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। और अब हम चलते हैं कि कंट्री ब्रांडिंग क्या होता है। तो कंट्री ब्रांडिंग ना रेफर किया जाता है एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस को जहाँ पे थ्रू विच एक जो नेशन है वो क्रिएट करता है, कम्युनिकेट और मैनेज करता है अपनी इमेज और रेप्यूटेशन को ग्लोबल मार्केट के अंदर। ये इन्वॉल्व करता है कि कैसे जो कंट्री है वो परसीव करी जाएगी बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स के थ्रू, जैसे टूरिस्ट, इन्वेस्टर्स, बिजनेस, ये सारी चीज़ें। मतलब प्रोडक्ट ब्रांडिंग की तरह ही जो कंट्री ब्रांडिंग है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि यहाँ पे कंट्री जो है वो कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें कल्चर, इकोनॉमी सब कुछ आता है। तो एक कंट्री की ब्रांडिंग करना प्रोडक्ट ब्रांडिंग करने से कई गुना मुश्किल होता है, ठीक है। एक पूरी कंट्री को एक ब्रांड की तरह वो करना, इन्फ्लुएंस करना, उसकी एडवर्टाइजिंग करना, उसकी वैल्यू बढ़ाना, ये सब चीज़ें प्रोडक्ट ब्रांडिंग से बहुत अलग होती हैं, ठीक है। नेचर क्या होता है कंट्री ब्रांडिंग का कि एक तो ये मल्टी डायमेंशनल नेचर का होता है, हाँ ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है कंट्री के अंदर, टूरिज्म, एक्सपोर्ट, कल्चर, ये सब कुछ आता है, ठीक है। और इसके अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स भी आते हैं, गवर्नमेंट, बिजनेस, सिटीजन्स, मीडिया, ये सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है कंट्रीज़ में। इनके वजह से ही जो कंट्री की ब्रांडिंग है वो हो सकती है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, कंट्री एक बार में तो नहीं बन जाती है,
काफ़ी सालों से हमें इस पे मेहनत करनी पड़ती है, कंट्री को अच्छा बनाना पड़ता है। लिमिटेड कंट्रोल होता है क्योंकि ब्रांड्स की तरह एक कंट्री के पास ना फुल्ली कंट्रोल नहीं होता है अपनी इमेज बनाने में, क्योंकि एक जो कंट्री है उसकी न्यूज़, उसके पॉलिटिकल इवेंट, उसके सोशल इश्यूज़ की वजह से भी बहुत न्यूज़ में रहती है। ठीक है, वैसे ही लोग जानते हैं उन कंट्रीज़ को कि अच्छा ये कंट्री ऐसी है। अब अगर कोई भी हमारे पास न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की, तो हम एक वर्ड में समझ जाएंगे कि ठीक है इनकी ग्लोबल इमेज कैसी बन रखी है, और हम भी उस कंट्री को उसी नाम से जानेंगे कि हाँ ये तो कंट्री ऐसी है, ये वैसी है, वो सब चीज़ें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कंट्री ब्रांडिंग करने का कि एक तो इससे जो टूरिज़्म है वो बहुत अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव इमेज होगी तो बहुत सारे लोग घूमने आएंगे यहाँ पे। प्रमोट करते हैं ये हमारे एक्सपोर्ट्स को भी। ठीक है जी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत अट्रैक्ट होती है। अच्छी इमेज होगी तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो इन्वेस्ट करेंगे हमारी कंट्री के अंदर। हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन बहुत अच्छी बन सकती है, और ये हमारी नेशनल प्राइड को भी इन्हांस करता है। ठीक है जी, कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंट्री ब्रांडिंग के कि सबसे पहले तो आती है कल्चरल आइडेंटिटी। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए कि कैसे वो जाना जाता है, उसके ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, हेरिटेज, ये सब। इकोनॉमिक इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर कि कैसी उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इनोवेशन है, ये सब। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी आ जाता है कंट्री ब्रांडिंग में। टूरिज़्म अपील भी आती है, पीपल और उनका टैलेंट भी कि कैसी कंट्री में कैसे स्किल्स हैं, एजुकेशन है, ये सब। अब क्या स्ट्रैटेजीज होती है कंट्री ब्रांडिंग के लिए कि एक तो हमें अपनी यूनिक नेशनल आइडेंटिटी बनानी होती है। ठीक है, हर एक कंट्री में आपने देखा होगा हर एक कंट्री अलग अलग तरीक़ों से जानी जाती है, हर एक कंट्री का अपना अलग नेचर होता है, तो वो एक यूनिक नेशनल आइडेंटिटी होती है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मतलब बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स करो, इंटरनेशनल इवेंट्स, डिजिटल मीडिया के थ्रू अपनी कंट्री को जितना प्रमोट हो सके उतना करो, उनके एक्सपोर्ट्स, उनके कल्चर्स, ट्रेडिशंस सब दिखा के ये सब होस्ट करो ग्लोबल इवेंट्स। ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट्स में जैसे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों से क्या होता है विजिबिलिटी और रेपुटेशन बढ़ती है। स्ट्रेंथन होती है हमारी पब्लिक डोमिनेंसी, डिप्लोमेसी भी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, और लेवरेज करो डिजिटल मीडिया को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके अपनी ग्लोबल ऑडियंस तक अपनी रीच बढ़ाओ। चैलेंजेस आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कि नेगेटिव पब्लिसिटी भी होती है, लैक ऑफ कंट्रोल भी हमारा बहुत रहता है, डाइवर्स इमेज होती है, ग्लोबल कंपटीशन बहुत है, ये सब चीज़ें। ठीक है जी, यहाँ आप इसको रीड कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं ग्लोबल ब्रांड स्ट्रैटेजी। तो ग्लोबल ब्रांड स्ट्रैटेजी ना रेफ़र किया जाता है ऐसी अप्रोच को जो कंपनीज क्या करती हैं, यूज़ करती हैं क्रिएट और मैनेज करने के लिए अपने ब्रांड को अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज़ में, जिसमें वो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखती है। ये फोकस करते हैं कि कैसे हमारा जो ब्रांड है वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी चलेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि इसके अप्रोचेस क्या है ग्लोबल ब्रांड स्ट्रैटेजी के। सबसे पहले आता है स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी। इस अप्रोच में जो कंपनीज है ना वो सेम ब्रांड नेम, प्रोडक्ट, पैकेजिंग का ही यूज़ करती है। मतलब एक वर्ल्ड एक ब्रांड, मतलब हर जगह एक ही चीज़ रहनी चाहिए, सेम ब्रांड आइडेंटिटी हर जगह रहनी चाहिए, मार्केटिंग मैसेज ग्लोबली सेम होना चाहिए, वो सब। जैसे एप्पल है वो सब। ठीक है जी, इसे आप रीड कर लो। फिर आता है अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, इस अप्रोच में जो कंपनीज है ना वो मॉडिफाई करती है अपने प्रोडक्ट्स को और मार्केटिंग उनके लोकल कल्चर के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, फीचर्स आप इसके रीड कर लो। इसके एग्जाम्पल में जैसे आपने पढ़ा मैकडोनल्ड्स जो है ना वो हर एक कंट्री के अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी कंट्री में कुछ अगर मेन्यू में ये ऑप्शंस है तो वो दूसरी कंट्री में नहीं होंगे, तो ये अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग चलता है कि कैसी कंट्री में कैसा माहौल है उस अकॉर्डिंग। थर्ड आता है हाइब्रिड स्ट्रैटेजी, ग्लोबल स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये ना एक कॉम्बिनेशन होता है स्टैंडर्डाइजेशन प्लस अडेप्टेशन का। यहाँ ना ये ग्लोबल होगा। ठीक है, ग्लोबल है ये सी लग गया है गलती से, आप इसे ग्लोबल कर लेना। ठीक है, इनका मेन आइडिया क्या होता है कि ग्लोबल ब्रांड हो अपना लोकल टच के साथ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मतलब एक ब्रांड है वो अपनी आइडेंटिटी को सेम रखता है, बट उसके अंदर वो अपनी जो लोकल उनका जो मेन चीज़ होती है उसका थोड़ा थोड़ा टच देता है। जैसे कोका कोला आपने देखा होगा कि ब्रांड जो है वो तो हर जगह सेम है, बट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग उनके लोकल कैंपेन्स अलग अलग होते हैं। ठीक है,
अब हम चलते हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं ग्लोबल स्ट्रैटेजी के। ये तो सारी वही सेम चीज़ें आ गई जो ब्रांडिंग में हम यूज़ करते हैं, वही यहाँ पे यूज़ करेंगे कि सबसे पहले तो ग्लोबल ब्रांड पोजीशनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। फिर ब्रांड का नेम और आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है जी। इंटीग्रेटेड ग्लोबल कम्युनिकेशन करनी बहुत ज़रूरी होती है कि मतलब अपने जो ब्रांड है आपको क्या करना है, हर एक कंट्री में आपको कंसिस्टेंट एक ही मैसेज, एक ही टाइप का ब्रांड इमेज वहाँ चलानी है। ग्लोबल कम्युनिकेशन बनाए रखनी है, कल्चरल सेंसिटिविटी भी बनाए रखनी है। ठीक है। हर कंट्री का, हर जगह का आपको देख के चलना है कि वहाँ की लैंग्वेज, उनकी ट्रेडिशनल्स, वैल्यूज़, ये सब क्या है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप कल्चर को इग्नोर करोगे तो आपका ब्रांड फेल हो सकता है। ठीक है जी। ग्लोबल ब्रांड इक्विटी मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस भी बहुत ईजी हैं, आप रीड कर लो, और डिसएडवांटेजेस भी। ठीक है जी। एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हो। यहाँ मैंने आपको एक टेबल दे दिया है, ग्लोबल वर्सेस इंटरनेशनल वर्सेस मल्टीनेशनल ब्रांडिंग। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से रीड कर लो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हर एक जगह का कैसे कैसे ब्रांडिंग होती है, क्या चीज़ है। मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसे रीड कर लेना आराम से, चाहे तो वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो। ठीक है। अब हम करते हैं मैनेजिंग ब्रांड्स ओवर टाइम। ठीक है। ओवर द टाइम हमें कैसे मेंटेन करना होता है अपने ब्रांड को, ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। हमने सारा पढ़ लिया है कि हमें अगर लंबे टाइम तक अपने ब्रांड को चलाना है तो हमें इसकी कंटिन्यूस मेंटेनेंस करनी होगी। उसे कंट्री के अंदर, सॉरी कंट्री कह रही हूँ, जो आपकी वो है एक मार्केट है, उसके अंदर एक रेलेवेंट और कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए ब्रांड को मेंटेनेंस करते रहना होगा। ठीक है। क्यों ज़रूरी होती है ये, क्योंकि एक तो कस्टमर के प्रेफरेंस चेंज होने लगते हैं ओवर द टाइम, तो उन चीज़ों का भी ब्रांड्स को बहुत ध्यान रखना होता है। जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये तो है नहीं कि वो एक बार बना के छोड़ देंगे, उनका ब्रांड हमेशा ही सदाबहार रहेगा, ऐसा नहीं है। उन्हें काम करते रहना होगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजीज बहुत बढ़ती जा रही है, ब्रांड की जो लाइफ स्पैन एक्सटेंशन है वो बहुत कम होती जा रही है। हर एक साइकिल में, हर एक स्टेज में जो ब्रांड है वो बढ़ता है, कम होता है। लाइफ स्टेजेस पढ़ी थी ना हमने इसकी पिछले यूनिट्स में, वही चीज़ है, प्रोटेक्ट करना ब्रांड की इक्विटी को। ठीक है। अगर ब्रांड की हम नहीं चाहते कि उसकी वैल्यू खोए तो ऑब्वियस सी बात है उसे मेंटेन करना होगा। क्या की स्ट्रैटेजीज है मैनेज करने के लिए अपने ब्रांड को ओवर द टाइम, कि ब्रांड की कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। ठीक है। ब्रांड का रिविटलाइजेशन करो, मतलब कि अगर कुछ टाइम बाद जो ब्रांड है ना वो वीक या आउटडेटेड हो सकते हैं, तो हमें रिवाइवल स्ट्रैटेजीज हमारे पास होनी चाहिए। जैसे रीब्रांडिंग कर सकते हैं, पैकेजिंग चेंज कर सकते हैं, नई एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स बनाओ, ये सब चीज़ें हो गई। ब्रांड एक्सटेंशंस कर सकते हैं हम, कंटिन्यूस इनोवेशन कर सकते हैं, री इन्फोर्समेंट कर सकते हैं आइडेंटिटी का, मॉनिटर कर सकते हैं ब्रांड की परफॉर्मेंस को, और अडेप्ट कर सकते हैं मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे आप पढ़ लो इसकी चैलेंजेस क्या हैं और एग्जांपल्स। ठीक है। अब हम चलते हैं कि ब्रांड ऑडिट क्या होता है। तो ब्रांड ऑडिट ना एक कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है। ये कैसे हम ब्रांड की जो करंट पोजीशन है मार्केट के अंदर, ठीक है, उसे हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं अच्छे से इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, इमेज, इक्विटी और उसके ओवरऑल मार्केट स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ब्रांड ऑडिट करने का, कि सबसे पहले तो हम ब्रांड की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कैसी सेल्स चल रही है, क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो पा रहा है, ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पा रहे हैं हम या नहीं। ठीक है। हम कस्टमर के परसेप्शन को अच्छे से समझ सकते हैं कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं। हम ब्रांड की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी एनालाइज कर सकते हैं, और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। कंपोनेंट्स क्या होते हैं ब्रांड ऑडिट करने के, तो सबसे पहले हमारे पास आती है ब्रांड इन्वेंट्री। ब्रांड इन्वेंट्री ना इंटरनल एनालिसिस होता है ब्रांड का। ठीक है। इसके अंदर हमें देखना होता है कि कैसे जो ब्रांड है वो उसे मार्केट और मैनेज किया जा रहा है। इसके अंदर हम ब्रांड का नेम, लोगो, पैकेजिंग, मार्केट प्रोग्राम का पोर्टफोलियो, उनके कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, ये सब देखते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है ब्रांड एक्सप्लोरेटरी। इसमें क्या करते हैं कि ये एक्सटर्नल एनालिसिस होता है कस्टमर के प्रेफरेंसेस है, कि कस्टमर्स एक ब्रांड को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसमें हम ब्रांड की अवेयरनेस, उनका एसोसिएशन, कस्टमर की फीलिंग, ये सब जानते हैं। ठीक है। प्रोसेस क्या होता है ब्रांड ऑडिट करने का,
कि सबसे पहले तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर हम इंटरनल एनालिसिस करते हैं, फिर हम एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा जस्ट, ठीक है, फिर हम गैप आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, फिर हम रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस करते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस आप पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। अब हम पढ़ते हैं मैनेजिंग ब्रांड्स इन डिजिटल एरा। डिजिटल एरा में हम ब्रांड्स को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। मीनिंग तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि हम बिल्डिंग, मेंटेनिंग और ग्रो करने के लिए कैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में अपनी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके कैसे अपने ब्रांड को मैनेज करते हैं, यही इसका मतलब होता है, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं डिजिटल ब्रांड मैनेजमेंट के, कि एक तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ ये नहीं कि अब ब्रांड्स ही लोगों को मैसेज भेज पा रहे हैं, बट वो सामने से कस्टमर्स का भी रिव्यू ले सकते हैं। यूज़र जनरेटेड कंटेंट हो गया बहुत ज़्यादा, जो कंज्यूमर्स है वो क्रिएट करके कंटेंट अपने रिव्यूज़, रील्स, टेस्टिमोनियल्स ये सब बता सकते हैं, हमने ये चीज़ ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। रियल टाइम इंटरेक्शन भी होता है, ग्लोबल रीच भी होती है, डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग भी होती है। जो ब्रांड्स है ना वो कस्टमर का डेटा एनालाइज कर सकते हैं, उनके क्लिक्स, उनके सर्चेस, उनके परचेजेस के अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं कि कस्टमर्स को आज के टाइम में ज़्यादा क्या चाहिए, ठीक है। और स्ट्रैटेजीज़ क्या है मैनेज करने के लिए ब्रांड्स को, कि हम अपनी सोशल मीडिया ब्रांडिंग करें बढ़िया तरीके से, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की नीड है, क्योंकि मैंने ऊपर समझा दिया है एंड ये बहुत ईजी है, आप लोगों को पता है, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, ठीक है। सर्च इंजन विजिबिलिटी, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, कि कंटिन्यूसली देखो कि मॉनिटर करो और मैनेज करो ऑनलाइन रिव्यूज़, रेटिंग्स वगैरह को। पर्सनलाइजेशन स्ट्रैटेजीज़ का भी यूज़ करो, पर्सनलाइज एड्स दिखाओ लोगों को, रिकमेंडेशंस, एक्सपीरियंसेस, जैसे आता है ना आप लोगों ने कुछ सर्च करा होता है गूगल पे, फिर आप अगर थोड़ी देर बाद इंस्टाग्राम चलाने लग जाओ तो आपको वही चीज़ें दिखने लगती है, वो सब, ठीक है। ओमनी चैनल इंटीग्रेशन भी होता है, कि जो ब्रांड्स है ना वो इंश्योर करता है कि अपने सारे डिजिटल एंड फिजिकल प्लेटफॉर्म्स पे वो सेम ही चीज़ें दिखाएं, सेम ही एक्सपीरियंस दे कस्टमर्स को, ठीक है जी। एडवांटेजेस आप इसके रीड कर सकते हो और चैलेंजेस भी रीड कर लो, एग्जाम्पल भी रीड कर लो। यहाँ मैंने आपको टेबल दे दिया है डिजिटल ब्रांडिंग वर्सेस ट्रेडिशनल ब्रांडिंग के बीच का डिफरेंस, ज़रूर से रीड करके जाना, एग्ज़ाम में आता है तो बढ़िया तरीके से आप इसे लिख सकते हो। वीडियो पॉज करके रीड कर लो, या मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी तो आप उस पर से कर लो, ठीक है जी। अब हम आते हैं लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट क्या है ब्रांड मैनेजमेंट के। लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट इन ब्रांड मैनेजमेंट रेफर किया जाता है कि हम अपना जो ब्रांड है, मतलब हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स जो है वो कंपनी फॉलो करे अपना ब्रांड बनाते हुए, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट क्या होता है, जो क्या होते हैं कंपल्सरी रूल्स होते हैं डिफाइंड बाय लॉ, जो कंपनीज को फॉलो करने होते हैं, और कुछ एथिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो एक्सपेक्ट करा जाता है कि ब्रांड्स उन्हें उन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है जी। लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं ब्रांड मैनेजमेंट में, लीगली देखा जाए तो ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि कोई भी उसका कॉपी या मिसयूज़ ना कर पाए, इससे ब्रांड की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट रहती है, डुप्लीकेशन एंड मिसयूज से भी बच सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इससे उनकी जो क्रिएटिव एसेट्स होती हैं, उनके लोगोस, टैगलाइन, डिज़ाइन, पैकेजिंग, ये सब प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग लॉज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कोई मिसलीडिंग क्लेम्स मत करो, फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी करना बहुत ज़रूरी है, कि फेयर प्राइसिंग दो, क्वालिटी का अश्योरेंस दो, ये सब। कंपटीशन लॉ भी बहुत ज़रूरी है, कि हमें अनफेयर कंपटीशन नहीं करना है, प्राइस फिक्सिंग में मोनोपोली अब्यूज़ नहीं करना है, ठीक है, फॉल्स कंपैरिजंस नहीं करना है। लेबलिंग एंड पैकेजिंग का भी बहुत ध्यान रखना है, कि हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें लोगों को, इंग्रेडिएंट्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी एक्सपायरी डेट्स को लेके, ये सब, ठीक है। अब एथिकल एस्पेक्ट्स कौन से आ जाते हैं, कि ट्रुथफुलनेस हम मेंटेन करें अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, कि हमेशा ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही दे लोगों को। फेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हम ना करें, कोई भी हिडन चार्जेस ना ले लोगों से, फॉल्स डिस्काउंट्स ना करें, ठीक है। रिस्पेक्ट करें कंज्यूमर की प्राइवेसी को, ठीक है, कोई भी किसी भी डेटा, कंज्यूमर का जो डेटा है उसे हम मिसयूज़ ना करें उसका। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को, हार्मफुल प्रोडक्ट्स ना बेचें, अवॉइड करें ऑफेंसिव कंटेंट, कोई भी अच्छी मतलब कोई भी बुरी चीज़ें तुम ना दिखाओ, कोई भी ऑफेंसिव लैंग्वेज ना दिखाओ, कोई भी कल्चरल डिसरिस्पेक्ट मत दिखाओ, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
इन्वायरमेंटल एथिक्स का भी ध्यान रखो कि ऐसी चीज़ें मत करो कि जिससे पॉल्यूशन बढ़े, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, इंपॉर्टेंस आप पढ़ सकते हो एंड चैलेंजेस भी और एग्जाम्पल्स भी। तो यहाँ हमारे पास ब्रांड मैनेजमेंट का पूरा जो चैप्टर है, सारी यूनिट्स यहाँ पे डन हो गई हैं। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट यूनिट आपको कौन सी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम सारे सब्जेक्ट्स होते से कवर कर लें फटाफट से।